हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक लेख पढ़ते हैं जिसका नाम है गिल्लू। बच्चों, प्रस्तुत लेख में लेखिका ने गिलहरी के एक नवजात बच्चे का बड़ा ही भावपूर्ण और आत्मीयता से रंजित चित्र खींचा है। मानवीय संवेदना और वात्सल्य का एक सजीव चित्रण इस पाठ को रोचक और सरस बनाता है। साथ ही हमें जीवों के प्रति दया भाव रखने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। आइए सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्द जान लेते हैं। वे शब्द हैं अनायास, स्वर्णीय, छुएल, अस्तिग्न, पुरखे, दूरस्थ और आंतरिक। तो बच्चों, इन शब्दों का उच्चारण आप भली प्रकार कीजिए और लेखन का प्रयास कीजिए। आइए हम अपने लेख को स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। जौनसूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास यानी कि अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, यानी कि छोटे जीव की याद आ गई जो इस लता की सघन हरितिमा यानी कि हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण यानी कि छोटे से प्राण वाले जीव की मुझे तलाश है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ की मिट्टी में एक होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ चल का जैसा खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है छुपन छुपाई या पकड़म पकड़ाई जैसा खेल रहे हैं। यह काक शुंभडिंग भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अमानित। बड़े बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हम में कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, अर्थात इस धरती पर आना पड़ता है। हमारे पुरखों को काक यानी कौवे के रूप में ही आना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ यानी हमारे दूर के रहने वाले प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश यानी कि करुण वाणी, कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। अर्थात हमारे यहाँ मान्यता है ना कि अगर कौवा बोल रहा है काऊ काऊ काऊ, तो कोई हमारा रिश्तेदार या प्रियजन हमारे यहाँ आने वाले हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काऊ काऊ करने को अवमानना के अर्थ में प्रस्तुत करते हैं, और एक और हम कौवे के काऊ काऊ को बुरी भावना से भी देखते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, अर्थात मैं काक के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से कोई बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाके देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और कौवे अब जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, अर्थात अपना भोजन तलाश कर रहे हैं। कौवे सोच रहे हैं इसे पकड़कर खा लिया जाए। काकद्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अर्थात उनके चोंच लगते ही वो जीव मर जाता। अतः वह निश्चेत सा गमले से चिपका पड़ा था, इसीलिए वो गमले से चिपका हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार यानी इलाज के बाद, कई घंटों के इलाज के उपरांत यानी उसके बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्तिग्न रोवे, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, सबको आश्चर्य से भरने लगी कि पहले यह जीव कैसा दिखता था और आज कितना खूबसूरत हो गया है। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। जातिवाचक यानी कि गिलहरी जातिवाचक है, लेकिन गिलहरी को नाम दिया गया गिल्लू, तो वो बन गया व्यक्तिवाचक।
मैंने फूल रखने वाली एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता, अर्थात वो अचानक से मेरे पैरों से सर पर चढ़ता और फिर तेजी से उतरता चढ़ता रहता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती, अर्थात वो मुझे इस तरह परेशान करता था और मुझे उठना ही पड़ता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत यानी कि अनोखी इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वे अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता, अर्थात मैं क्या कर रही हूँ वो सब देखता हूँ। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू और बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर कुतरता रहता। फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां मेरी खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना आवश्यक है, अर्थात अब इसे बाहर छोड़ देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मुक्ति यानी कि आज़ादी का संचार उसके अंदर हो गया। ऐसा लगा कि वो आज़ाद होकर बेहद खुश है। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी, अर्थात एक समस्या थी कि इसको घर में रखा जाएगा तो कुत्ते बिल्ली इसको खा जाएंगे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया, अर्थात रोज का उसका ये काम हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर अपने झूले से झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका कहती है कि किसी ने ये हिम्मत की हो कि मेरी थाली में खाए, ऐसा मुझे याद नहीं है। गिल्लू इनमें अपवाद है, अपवाद इनके विपरीत है। गिल्लू क्या है? इनके विपरीत है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया जहां वह सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच एक मोटर दुर्घटना में आहत होकर मुझे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता रहा, अर्थात वो अपना प्रिय भोजन नहीं कर रहा था। मेरी अस्वस्थता अर्थात मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिहराने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहराता रहता कि उसका हटना एक परिचायिका के हटने के समान लगता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना मुझसे दूर हो रहा है। गर्मियों में मैं जब दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था।
वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह मेरी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात उसका अंत हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी बसंती दिन जूही के पिभात छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी छोटे फूल की तरह खिलकर वापस दोबारा आएगा। एक नन्हे जीव की कथा गिलहरी के माध्यम से इस कहानी के जरिए आपके सामने रखी गई है, जिसका मर्मस्पर्शी कथन आपके सामने है इस लेख के द्वारा। तो बच्चों, ये लेख हमें समझाता है कि जीव जंतुओं में भी प्रेम की भावना होती है। आप कभी आजमा के तो देखिए, उनके समीप जाइए, उन्हें प्यार के बंधन में बांधिए, प्यार से हाथ स्पर्श कीजिए, वो भी आपको अपना ही उतना समझेंगे जितना आप उन्हें समझेंगे। इसलिए जीव जंतुओं की रक्षा सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, क्योंकि वो भी सांस लेते हैं प्राणी, तो उनका जीवन बचाना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये लेख आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।